नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए मैथ्स पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए सी लंब है बी डी पर और ए बी बराबर है ए डी के और सी बी बराबर है आपका सी डी के। तब ए बी सी डी को सदैव होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आयत होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है आपका पतंग होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज होना चाहिए और चौथा है आपका समचतुर्भुज होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो वो होगा आपका पतंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित पढ़ाते हुए एक अध्यापिका इस कथन पर पहुंचती है कि ए का निहितार्थ बी है, इसका अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है बी होने के लिए ए आवश्यक प्रतिबंध है, दूसरा ऑप्शन है ए होने के लिए बी आवश्यक प्रतिबंध है, तीसरा है बी होने के लिए ए जो है एक पर्याप्त प्रतिबंध है और चौथा है आपका बी होने के लिए ए जो है दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध दोनों है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा ए का निहितार्थ बी होने के लिए सही हो जाएगा? तो वो होगा आपका बी होने के लिए ए जो है आपका आवश्यक प्रतिबंध है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमान परमजीत उच्च माध्यमिक स्तर के अपने विद्यार्थियों को ज्यामिति पढ़ा रहे हैं ना, ज्योमेट्री के बारे में अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो वो किस विधि का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है आगमनिक विधि, दूसरा ऑप्शन है निगमनिक विधि, तीसरा ऑप्शन है विरोध से उत्पत्ति की विधि और चौथा है प्रत्याउदाहरण से उत्पत्ति। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा? तो वो होगा निगमनिक विधि है ना, निगमनिक विधि जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सांख्यिकी अभिलेखों को बनाने और आंकड़ों के विश्लेषण से कहीं अधिक है। इसमें हमारे संसार के बारे में प्रश्न पूछना और उत्तर देना दोनों ही सम्मिलित किया गया है। निम्न विकल्पों में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ की व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है सांख्यिकी में आलेखों और आंकड़ों के विश्लेषण की अपेक्षा संख्याओं का अधिक महत्व है, दूसरा ऑप्शन है आलेखों का उपयोग केवल केवल परिचय देने के लिए किया जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को वे प्रश्न सूचीबद्ध करने चाहिए जो कि आंकड़ों से संबंधित हो सके और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना और व्यवस्थित प्रदर्शित करना चाहिए और चौथा ऑप्शन है सांख्यिकी केवल वास्तविक संसार के प्रश्न को हल करने के बारे में ही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा? तो वो होगा छात्रों को वे प्रश्न सूचीबद्ध करने चाहिए जो आंकड़ों से क्या हो संबंधित हो सके और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना चाहिए, व्यवस्थित करने चाहिए और उनको प्रदर्शित भी करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण का संकेत देता है? जो बच्चों के विचार में गणितीकरण की प्रोसेस के लिए कौन सा जो होगा संकेत देगा? पहला ऑप्शन है आपका गणित की समस्याओं के अभ्यास और ड्रिल में बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण समाविष्ट है, दूसरा ऑप्शन है गणित की शिक्षा बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानने पर केंद्रित होनी चाहिए कि गणितीकरण कैसे किया जाए और तीसरा है कक्षा 12वीं तक गणित को पढ़ाना बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण कर देगा और चौथा ऑप्शन है आपका ओलंपियाड में भाग लेना
भाग लेना बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण कर देगा। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा आपके बच्चे के विचार की जो प्रक्रिया है उसमें गणितीकरण के लिए संकेत देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा गणित की शिक्षा बहुत सारी जानने के बजाय यह जानने पर केंद्रित होनी चाहिए कि गणितीकरण को हम कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषणात्मक रूब्रिक का लाभ नहीं है। जो विश्लेषणात्मक रूब्रिक का लाभ नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है यह शिक्षक को नैदानिक जानकारी देता है। दूसरा ऑप्शन है यह छात्रों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देता है। तीसरा ऑप्शन है आपका समग्र रूब्रिक की तुलना में निर्देश से जुड़ना आसान है। और चौथा है यह योगात्मक मूल्यांकन के लिए अच्छा साधन है। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, वो होगा समग्र रूब्रिक की तुलना में निर्देश से जुड़ना आसान है। यही जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अनाथालय के 3 द्वार हैं। एक अनाथालय की कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। एक व्यक्ति ने कुछ फलों के साथ अनाथालय में प्रवेश किया और आधे फल एवं एक अतिरिक्त फल पहले द्वार के बच्चों को दे दिए। फिर इसी प्रकार शेष फलों के आधे फल एवं एक फल अतिरिक्त फल दूसरे द्वार के बच्चों को भी दे दिए। और इसी प्रकार अंतिम द्वार तक उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अंत में उस व्यक्ति के पास एक फल शेष बच गए। आरंभ में उसके पास कितने फल थे। व्यक्ति इस समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का सर्वाधिक उपयोगी होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका परियोजना आधारित विधि है। दूसरा है आगमन निगमन विधि। तीसरा है समस्या प्रस्तुत विधि। और चौथा ऑप्शन है आपका समस्या समाधान विधि। तो इनमें से आपका कौन सा जो होगा करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा आपका समस्या समाधान विधि है ना। समस्या समाधान विधि आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि गणित पढ़ाने का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच विकसित करना है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहला ऑप्शन है आपका एकाधिक समाधान वाले कार्यों का उपयोग। दूसरा है एकाधिक बंद सिरे वाले समस्याओं का उपयोग। तीसरा ऑप्शन है आपका व्याख्यान विधि का प्रयोग। और चौथा है आपका औपचारिक कलन विधि का उपयोग करना। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका, कौन सी रणनीति जो होगी विद्यार्थियों को रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। तो इसका सही आंसर होगा एकाधिक समाधान वाले कार्यों का उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप गणित में समस्या समाधान को अधिगमकर्ताओं में प्रोत्साहित करने में शिक्षक की सहायता करेगा। पहला ऑप्शन है अंतः कक्षा पहेलियां या फिर प्रश्नोत्तरी का संचालन करना। दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों को हल करना और हल को वापस जांच करना। तीसरा ऑप्शन गणित मेल का आयोजन करना। और चौथा है पढ़ाने के लिए गणितीय प्रतिमानों मॉडलों का प्रयोग करना। तो इनमें से कौन सा जो क्रियाकलाप होगा गणित में समस्या समाधान को अधिगमकर्ताओं में प्रोत्साहित करने में शिक्षक की मदद करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका प्रश्नों को हल करना और हल को वापस जांच करना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों में गणित की चिंता सामान्य रूप से देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अधिगमकर्ताओं में गणित की चिंता से निपटने हेतु प्रभावी होगी। पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों से बातचीत करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। दूसरा ऑप्शन है आपका इकट्ठे यानी कि सहयोगी कार्य करने को देना और समूह सहभागिता को बढ़ावा देना। तीसरा है ऐसे बच्चों के माता पिता को घर पर ट्यूशन लगवाने के लिए कहना। चौथा है ऐसे बच्चों को अलग करना और गणित की कक्षा में
आगे की बेंच पर बैठाना सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इनमें से आपका कौन सही होगा उसे पूछा गया। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो वो होगा आपका विद्यार्थियों से बातचीत करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा, इकट्ठे यानी कि सहयोगी कार्य करने को देना और समूह सहभागिता को बढ़ावा देना, तो बी भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ए और बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके सी ऑप्शन में जो है ट्यूशन लगवाने की बात की गई है, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। और चौथे में कहा गया है कि अलग करना और गणित को कक्षा में कि अलग बेंच पर बैठाना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो ए और बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कार्य से छात्र में गणित में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की न्यूनतम संभावना है ना। जो छात्र है गणित के, उनमें आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की न्यूनतम संभावना किसमें होगी। पहला ऑप्शन दिया है आपका 72 गुना 63 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करो और परिणाम की तुलना करो। दूसरा ऑप्शन है समीकरण 7x+3 बराबर 24 को प्रदर्शित करने वाली दो स्थितियों को सूचीबद्ध करो। तीसरा ऑप्शन है एक छात्र ने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तीय बेलन का आयतन 38.5 सेंटीमीटर ज्ञात किया, उसने कहाँ पर गलती की। चौथा है आपका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो गणित में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की न्यूनतम संभावना यानी कि कम संभावना को बताता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो वो हो जाएगा कि किसी त्रिज्या जो दिया है आपका इतना दिया है 3.5 और उसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करो। क्योंकि आपको अगर बेलन का आयतन फॉर्मूला पता होगा तो आप जो है त्रिज्या और ऊंचाई की मान रख करके उसकी वैल्यू आयतन जो है वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई आर स्क्वायर एच जो होता है ये आपका वॉल्यूम होता है किसका, सिलेंडर का। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है एक एक अभाज्य संख्या है। दूसरा ऑप्शन है एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। तीसरा ऑप्शन है एक एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है। चौथा है आपका एक एक भाज्य संख्या है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक जो होती है ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चतुर्भुज को पहचानिए। मेरी दो सममित रेखाएं हैं ना, दो सिमेट्री लाइन है वो दो है और सभी कोण जो है कितने हैं, 90 डिग्री है। तो मेरी दो सममित रेखाएं हैं और सभी कोण जो है 90 डिग्री हैं। तो कौन सा चतुर्भुज होगा। पहला ऑप्शन है आपका वर्ग होगा, दूसरा है आयत, तीसरा है आपका समचतुर्भुज और चौथा है आपका समांतर चतुर्भुज। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसकी दो सममित रेखाएं होंगी और सभी कोण 90 डिग्री हो जाएंगी। तो वो क्या होगा आपका आयत हो जाएगा, है ना। ये आयत है आपका। तो इसके सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और जो है इसमें दो सिमेट्री पाई जाती है। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 2 होती है ना। इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका आयत यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। गणित में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कौन सा जो होगा आपका रणनीति नहीं होगा, है ना, उसको बताना है। पहला ऑप्शन है पश्चगामी रूप से हल करना, दूसरा है चित्रात्मक निरूपण, तीसरा है रटकर याद करना, चौथा है प्रयास व त्रुटि। तो इनमें से कौन सा जो होगा गणित समस्या के
समाधान की रणनीति नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका रट कर याद करना है ना, आप गणित में रट नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर प्रतिमा ने महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि प्रतिमा में महत्वपूर्ण क्या है, गणितीय अवधारणा है, क्योंकि पहला ऑप्शन है पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं। प्रतिमा मतलब आपका जो भी दिया गया होगा, है ना, पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं। दूसरा है आपका पैटर्न को बनाने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जाता है। तीसरा है पैटर्न यानी प्रकार की, है ना, पैटर्न प्रकार की बनाई जा सकती है। और चौथा है पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। प्रतिमा मतलब आपका पैटर्न, है ना, ये जो होते हैं अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करेंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके मैथ्स पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।